हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिंदी की पाठ्य योजना, जो कि पद की पाठ्य योजना है। इसको ब्रैकेट में मैंने कविता भी लिखा है, क्योंकि पद में कई चीज़ें होती हैं, दोहा, छंद, अलंकार, कविता। इस कारण से ऑब्लिक करके मैंने कविता लिखा है। आज का प्रकरण हमारा दीवानों की हस्ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी रहती है, वो कि हर पाठ्य योजना में लिखनी पड़ती है। दिनांक, कक्षा, विद्यालय, विषय, उप विषय, चक्र, अवधि, प्रकरण। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप ऐसे लिखिए, या फिर आप इस तरह से सीरियल नंबर से भी डाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करती हूँ। एंड आपकी इस तरीके से एक ब्लॉग बना के भी डाल सकते हैं। जिस तरीके से आपके विद्यालय में चले, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। इस तरह से सब डिवाइड करके आप यहाँ पे कक्षा कौन सा है, यहाँ विषय कौन सा, इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। दिनांक आप वो डालेंगे जिस दिनांक में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा ये क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक से ज़्यादातर विद्यालय में अब यही चलने लगी, इस कारण से मैंने इसी से पुट आउट किया है। विद्यालय, जिस विद्यालय में जाकर पढ़ाएंगे आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। अगर आपके कॉलेज में ही अगर ग्रुप बना के पढ़ाई टीचिंग की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, तो आप अपने विद्यालय का नाम ही डालेंगे। विषय हिंदी, उप विषय पद्य है। ये गद्य, पद्य, व्याकरण, ये 3 तरीके की हिंदी में पाठ्य योजना बनती है। ये पद की है। चक्र मैंने 4 लिखा है, बट आप फर्स्ट में पढ़ा रहे हैं, सेकंड में पढ़ा रहे हैं, थर्ड में पढ़ा रहे हैं, आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अवधि, ये 40 मिनट की क्लास है। सामान्य उद्देश्य हिंदी की हर पाठ्य योजना में एक ही होती है। मैंने 4 सामान्य उद्देश्य लिए, आप चाहे तो और भी ले सकते हैं। फर्स्ट, विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विद्यार्थियों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हर पाठ्य योजना में अलग अलग होती है। पाठ्य के अनुसार छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन है, उसके अनुसार ये तय होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी दीवानों के पहले आप विद्यार्थी भी लिख सकते हैं। विद्यार्थी दीवानों के मस्त मौला जीवन के बारे में जान पाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी दीवानों के मस्त मौला जीवन को समझ सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी दीवानों के मस्त मौला जीवन में रुचि ले सकेंगे। अभिरुचियात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी दीवानों के मस्त मौला जीवन को पढ़ने व भाव को समझने में रुचि लेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में मैंने लिया दीवानों को दर्शाता हुआ चार्ट, लपेट, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक। चौक, डस्टर, संकेतक आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आवश्यक सामग्री के अंतर्गत आता है। लेकिन बाकी मैंने जो लिया है, दीवानों को चार्ट लिया है, लपेट, श्यामपट्ट लिया है, ये आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं। इसके अलावा उसको लिख दीजिए, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा। लपेट, श्यामपट्ट ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, बाकी आपकी मर्जी। पूर्व ज्ञान, सुख दुख जैसे जीवन के हिस्से से विद्यार्थी परिचित है। प्रस्तावना प्रश्न बहुत ज़रूरी रहता है। आप क्लास में जाते ही आप बोलेंगे पढ़ने के लिए, तो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे उस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। लेकिन प्रस्तावना प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि बच्चों के पूर्व अनुभव से नए अनुभव को कनेक्ट कर सके और वो बच्चों में रुचि पैदा कर सके। इसके हर प्रश्न एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, मतलब जो प्रश्न से आंसर निकला है, नेक्स्ट उसी आंसर से एक नया प्रश्न क्रिएट होता है। और लास्ट में इस प्रस्तावना में समस्यात्मक आना ज़रूरी है। पहला प्रश्न, आपकी कोई प्रिय वस्तु ले ले तो आपको क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे दुख होता है, गुस्सा आता है। सेकंड क्वेश्चन, दुख का विलोम शब्द बताइए, तो बच्चे बोलेंगे सुख है, प्रसन्नता है, और भी कोई वो कुछ बोल सकता है। नेक्स्ट, सुख व दुख क्या होते हैं? तो जीवन के हिस्से होते हैं। बच्चे बोले जो जीवन में सुख व दुख को समान भाव से देखे उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों को नहीं पता होगा जो जीवन में सुख दुख को समान भाव से देखे उन्हें क्या कहते हैं। आप इसको समस्यात्मक बना सकते हैं। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में वो टॉपिक लिखी जाती है जो आज बच्चे पढ़ने वाले। एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, आज हम दीवानों की हस्ती नामक कविता को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता भगवती चंद्र वर्मा जी हैं। प्रस्तुतिकरण में इस तरीके से आप कई सारे कॉलम खींच करके ब्लॉग बना के डाल सकते हैं। जैसे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका है तो अध्यापिका, अध्यापक है तो अध्यापक। विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य मैंने यहाँ पे कॉलम बना के लिखा है, आप चाहे तो लास्ट में भी लिख सकते हैं। आदर्श वाचन, चूंकि ये कविता है तो इसको लय, गति, भावानुसार कविता का स्वर वाचन प्रस्तुत करेंगी छात्र अध्यापिका। बच्चे का काम यही होता है, बच्चों का, कि वो मनोयोग पूर्वक सुनते हैं। ये पठन पाठन विधि के अंतर्गत आता है। अनुकरण, अब आप जो लय, गति, भावानुसार पढ़ेंगे, बच्चे उसका अनुकरण करेंगे और आप उसमें निहित अशुद्धियों को दूर करने का कार्य करेंगी। फिर आता है अशुद्धि संशोधन। आप पढ़ते पढ़ते तुरंत टोक करके उसको अशुद्ध शब्दों का शब्द रूप प्रस्तुत नहीं करेंगी।
पहले जो पैराग्राफ या फिर जो लास्ट हो रहा है उसको कंप्लीट होने के बाद आप उसको बताएंगे कि ये चीज़ आपने मिस्टेक पढ़ी है, तो इसका आंसर बाद में अशुद्धि संशोधन होता है। इसको अर्थकथन विधि के केंद्रीय भाव प्रश्न। अब हम बच्चों से कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है, तो बच्चे बोलेंगे भगवती चरण वर्मा जी। आप शॉर्ट आंसर को ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं क्योंकि जो बच्चे नहीं सुने नहीं समझ पाए हैं वो ब्लैक बोर्ड पर देख के आराम से समझ सकते हैं। प्रस्तुत कविता का शीर्षक क्या है, तो बच्चे बोलेंगे दीवानों की हस्ती। प्रस्तुत कविता में क्या भाव निहित है, तो बच्चे बोलेंगे मस्त मौला बेफिक्री का भाव निहित है। इन शब्दों के बच्चों को अर्थ बताने से बच्चे पाठ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कंठन्य निवारण के ये जो पाठ है मैंने शामपट पे लिखा है, मतलब कि वहाँ जाके नहीं लिखा है, लपेट शामपट में लिख के लेके गए थे, इस कारण से यहाँ पे लिख दी है। लपेट शामपट में शब्दार्थ को लेके जाने का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे जाके इतनी टाइम भी नहीं लगता है लिखने में और उतनी चीज़ें आपको याद करनी भी नहीं पड़ती है। लपेट शामपट में इजी होता है संकेतक के थ्रू डायरेक्ट पढ़ा देना। मैंने इसको यहाँ पे भी लिखा है क्योंकि बोल बोल के कुछ चीज़ें शब्दों के अर्थ बच्चों से भी निकलवाए और खुद भी बोले, इस कारण से मैंने इसको यहाँ पे भी लिखा है। दीवानों अपनी मस्ती में रहने वाले, हस्ती अस्तित्व आलम दुनिया चक्कर तिप्त होकर स्वच्छंद आज़ाद। फिर है यहाँ पे जग संसार भाव एहसास निशानी चिन्ह उर्र हृदय आबाद बसना मस्ती मौज हस्ती अस्तित्व। अब स्पष्टीकरण करेंगे। पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी है। इस काव्यांश में कवि संसार से दूर अपनी अलग राह चलने की बात कर रहे हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे जब भी आप व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट है कविता का सार बच्चों को बताना है। कवि दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश डाला है। दीवानों को समाज भले ही नगण्य मानता हो लेकिन उनका कार्य प्रासंगिक रहता है। वे जहाँ भी जाते हैं जगत में आनंद व उल्लास का वातावरण अपने साथ लिए जाते हैं। वे मनुष्य की, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये व्याख्यान विधि, दुखों और परेशानियों को धूल की तरह उड़ाते चलते हैं। लोगों पर उनका इतना प्रभाव रहता है कि उनके आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं और चले जाने पर आंख से आंसू बहाते हैं। गति ही जीवन है और रुकना ही मृत्यु है। दीवानों के लिए सभी मनुष्य अपने होते हैं। वे दुनिया से जितना ग्रहण करते हैं उससे ही अधिक सूद समेत वापस कर देते हैं। सभी सुख और दुख के क्षण में वे समान भाव से रहते हैं। दुनिया दीवानों के अनुसार भीख मांगने वाली दुनिया है जहाँ पर केवल लेना जानते हैं देना नहीं। इसके विपरीत दीवाने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। दुनिया अपने पराये में भेद नहीं करते, वे सभी की मंगल कामना करते हैं भले ही दुनिया उनके बारे में कैसा ही विचार रखे। दीवाने स्वच्छंद होते हैं, वे अपने नियम स्वयं बनाते हैं। वे अपने स्वयं के नियमों को तोड़कर जीवन में गतिमान रहते हैं। फिर नेक्स्ट है आप एक्सप्लेन करने के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों को, कितना सुने कितना लन हुआ है। ये आप जो पढ़ाए हैं ज़्यादातर जो व्याख्या दी है उसी में से पूछिए ताकि बच्चे जो सुने हैं वो। कवि ने किस पर प्रकाश डाला है, तो बच्चे बोलेंगे दीवानों के मस्त मौला जीवन पर। दीवाने समाज को क्या मानते हैं, तो बच्चे बोलेंगे नगण्य। सस्वर वाचन। कविता और कहानी या जीवन परिचय में यही अंतर होता है कि कविता या पद को पूरा ले लीजिए, ये लास्ट में सस्वर वाचन होता है। बच्चे तेज तेज से उचित लय गति यति भाव के अनुसार तेज तेज पाठ करते हैं। जबकि कहानी और जीवन परिचय की बात करें तो लास्ट में मौन वाचन होता है, बच्चे मन में पढ़ते हैं। बच्चों का ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र अध्यापिका, बच्चे पाठ करेंगे। पठन पाठन विधि के अंतर्गत आएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न। दीवाने कहीं भी अपने साथ क्या लेके जाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे आनंद उल्लास। दीवाने दुनिया के लोगों को क्या मानते हैं, तो बच्चे बोलेंगे भिखारी। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। दीवाने सुख दुख के क्षण में कैसे रहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे समान भाव से रहते हैं। दीवाने किन नियमों का पालन करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे अपने बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट की मंजिल कहाँ है, तो निश्चित नहीं होती है, बच्चे बोलेंगे। निरीक्षणकार सबसे लास्ट में निरीक्षणकार आता है, मतलब आप जो लपेट शामपट में या शामपट में वहाँ जाके लिखे हैं, लिख के लेके गए, आप चाहते हैं बच्चे कॉपी पे नोट डाउन करें। जिस तरह से मैंने लपेट शामपट में शब्दार्थ लिख के लेके गए तो हम चाहते हैं बच्चे कॉपी पे नोट डाउन करें, तो ये कार्य सबसे लास्ट में होता है। शामपट के महत्वपूर्ण कथनों को कॉपी पर नोट करेंगे बच्चे। छात्र अध्यापिका का कार्य होता है कि वो घूम घूम के निरीक्षण करे। नेक्स्ट आता है गृह कार्य। सबसे लास्ट में गृह कार्य देने से पाठ्य योजना फाइनली कंप्लीट हो जाती है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगे, अपने उत्तर को 7 पंक्तियों में व्यक्त करें। ये बच्चे अपने शब्दों में बताएंगे। मैं ज़्यादातर ऐसे ही गृह कार्य देती हूँ ताकि बच्चे अपने शब्दों में चीज़ों को व्यक्त करना सीखें और अपने भाव को अपने शब्दों में उजागर करें।
अगर आपको पाठ्य योजना अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ उसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी विषय से संबंधित कोई पाठ्य योजना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसको बनाने की जरूर कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।